हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में आपका पेपर नंबर 6 भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जनवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोगों ने आपके लिए एक रिवीजन बैच शुरू की है। ये सारे वीडियोस और स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अभी हमारा शुरू है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 2.5 को रिवाइज करने वाले हैं, जो है आपका इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, इंडस्ट्री यानी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है, वो इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से टूल्स हमारे पास होते हैं, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है और उससे हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी बातें हम लोग टॉपिक नंबर 2.5 में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम रिवाइज करने वाले हैं इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस, इसका इंट्रोडक्शन, गोल ऑफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड नंबर 3 पे हम देखेंगे पर्पस ऑफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। उसके बाद अब टॉपिक नंबर 2 से आगे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे टूल्स एंड मेथड्स या मॉडल्स है, जिसकी मदद लेके आप इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है उसका प्रॉपर एनालिसिस करके अपने बिजनेस के लिए जो भी फायदेमंद पॉइंट्स है, जो भी फायदेमंद बातें हैं, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, कॉर्पोरेट सर्वाइवल मिलेगा, कॉर्पोरेट सक्सेस मिलेगा, ये सारी बातें इन डिसीजन मेकिंग टूल्स की मदद से आप इंश्योर कर सकते हो। फिर टॉपिक नंबर 2 हम रिवाइज करेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये एक टूल है या फिर आप इसे कह सकते हो मेथड फॉर इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन माइकल पोर्टर्स व्यू देखेंगे, नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, स्टेप्स इन यूजिंग 5 फोर्सेस मॉडल, यानी 5 फोर्सेस मॉडल को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो मेथडोलॉजी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 फोर्सेस मॉडल। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस फील्ड में, वो बात। देन पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टर्स मॉडल। अब ये जो पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें कौन से 5 फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस के बारे में डिटेल्ड रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला फोर्स होता है आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, दूसरा फोर्स होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, तीसरा फोर्स होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, चौथा फोर्स होता है द नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, पांचवा फोर्स आपका होता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो ये 5 मेजर फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन का प्रेशर बढ़ता है या आपके ऊपर यानी कोई बिजनेस के ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर पड़ता है। ठीक है, सबसे आखिरी में पॉइंट नंबर एफ में हम देखेंगे फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। टॉपिक नंबर 3 हम देखेंगे अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के चांसेस कितने हैं, एक्सेलेंट चांसेस है, मॉडरेट चांसेस है या फिर वीक चांसेस है। इस प्रकार से हम कोई इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। कोई भी जो बुद्धिमान बिजनेसमैन होगा, जिसके पास दिमाग है, जो अलर्ट है, वो पहले तो भाई साहब ये डिसाइड करेगा कि उसके जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो किसी भी बिजनेस में लगाने से पहले वो सबसे पहले स्टेप यही असेस करेगा कि जिस इंडस्ट्री में उसे काम करना है, जिस इंडस्ट्री में वो पैसे लगा के एसेट क्रिएट करेगा, लाइबिलिटीज होगी उसकी, और अंत में वो प्रॉफिट कमा सकेगा या नहीं कमा सकेगा, तो उसे कहा जाता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो हमें क्या देखना है, लॉन्ग टर्म में देखना है कि भाई साहब ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। पॉइंट नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनका एनालिसिस करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई साहब इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के चांसेस अट्रैक्टिव है या फिर अनअट्रैक्टिव है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल, पॉइंट नंबर बी कंपटीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सी इम्पैक्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, डी कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ई कैपिटलाइजिंग ऑन राइवल्स वल्नरेबिलिटीज, एफ एबिलिटी टू काउंटर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिवनेस, जी
risk and uncertainty, H, severity of industry problems, and I, contribution to success in other industries. तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद में फिर हम ये देख सकते कि भाई साहब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर इन फैक्टर्स का कौन सा अफेक्ट होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट होता है और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला है। फिर तीसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे जनरल प्रपोजिशन ऑफ अट्रैक्टिवनेस। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस टू इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। चौथा टॉपिक हम इसमें रिवाइज करेंगे एक्सपीरियंस कर्व। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी है 2, 3, 4, 5 जितने भी टॉपिक्स हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है। सो पेपर सेट करने वालों का फेवरेट सेगमेंट है ये वाले टॉपिक्स में। ठीक है, चलो एक्सपीरियंस कर्व में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एक्सपीरियंस कर्व का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका इम्प्लीकेशन देखेंगे, यानी बिजनेस में उसका रिलेवेंस क्या है, किस तरीके से काम होता है, वो सारी बातें। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। अब ये जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति का एक्सपीरियंस हो या फिर कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस बढ़ता कैसे है? जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं। सिमिलर सिद्धांत, सिमिलर प्रिंसिपल बिजनेसेस को भी अप्लाई होता है। तो बिजनेस के केस में कौन से सोर्सेस से हम एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 4, फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। अब आपको एक डायग्राम मिलेगी, उस डायग्राम का ये कहना होता है कि भाई साहब जब आप इंडस्ट्री में नए होते हो, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है और आपकी कॉस्ट डिक्लाइन होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो और आपकी कॉस्ट डिक्लाइन होती है। तो ये सिमिलर सिद्धांत आपको एक्सपीरियंस कर्व में सीखने को मिलेगा। फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, उसमें हम पॉइंट नंबर ए रिवाइज करने वाले हैं, ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बैरियर्स टू एंट्री, स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 5, डेपिक्शन ऑफ एक्सपीरियंस कर्व का डायग्राम, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई थी वो वाली डायग्राम। देन पॉइंट नंबर 6, रिलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए हम एक्सपीरियंस कर्व को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो बात। पॉइंट नंबर 7, एग्जाम्पल, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल देके हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस कर्व वाला टॉपिक होगा समाप्त। फिर 5वां टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वैल्यू क्रिएशन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट रिवाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन टू वैल्यू क्रिएशन, देन मीनिंग ऑफ वैल्यू क्रिएशन। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर वैल्यू एंड यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 5, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें 2 बातें हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड कॉस्ट एडवांटेज, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस वैल्यू क्रिएशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 प्रकार से अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट कर सकता है। पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ और दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस करके, यानी कॉस्ट लीडरशिप के साथ। देन 6वां पॉइंट हम इसमें रिवाइज करेंगे वैल्यू चेन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 7, इसेंस ऑफ वैल्यू क्रिएशन। और इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 5 होता है समाप्त। और इसी के साथ इन 5 टॉपिक्स को मिला के हमारा मेन टॉपिक बनता है जिसका नाम था इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस। तो ये था आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट। अब मैं आपको लेके आता हूँ हमारे स्टडी मटेरियल में, जहाँ पे हम लोग इसे टॉपिक वाइज सही तरीके से एकदम बढ़िया से रिवाइज करने वाले हैं। तो मित्रों 2.5 इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 2.6 से लेकर 2.38 तक ये टॉपिक मिलने वाला है। जिन भी बच्चों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं है वो कृपया पेज नंबर 2.26 ओपन कर ले और ये सारा टॉपिक रिवाइज करें। सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बेसिकली मीनिंग क्या होता है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस का। इंट्रोडक्शन, a combination of ideas and methodologies may be utilized to create clear picture of, क्या कहा है यहाँ पर, combination of ideas and methodologies may be utilized to create क्लियर पिक्चर, यानी हम ऐसा एनालिसिस करेंगे, ऐसे आइडियाज़ और मेथडोलॉजीज़ को यूटिलाइज करके एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे दिमाग में डिसीजन मेकिंग के लिए क्लियर पिक्चर एमर्ज हो सके। कौन सा
कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें क्लैरिटी चाहिए? की इंडस्ट्री ट्रेड्स, कंपटीशन इंटेंसिटी, इंडस्ट्री चेंज ड्राइवर्स, राइवल फर्म्स, मार्केट पोजीशन एंड टैक्टिक्स, कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड प्रॉफिट फोरकास्ट। तो मित्रों, डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारे की पॉइंट्स होते हैं। इन की पॉइंट्स के लिए हमें क्लियर पिक्चर चाहिए। उसके लिए हम वेरियस मेथोडोलॉजीज एंड आइडियाज़ को यूटिलाइज करके इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देन इंडस्ट्री एनालिसिस एनेबल। अब इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद वो मैनेजमेंट को एनेबल करता है। मैनेजमेंट को किस तरीके से एनेबल करता है? पॉइंट नंबर 1, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटायर स्टेट ऑफ एनी इंडस्ट्री। यानी इन पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद मैनेजमेंट एनेबल होती है टू स्ट्रैटेजिकली अंडरस्टैंड अबाउट एंटायर स्टेट ऑफ एन इंडस्ट्री। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में फिलहाल क्या चल रहा है ये बात आपको पता चलेगी। पॉइंट नंबर 2, to make decisions about whether the industry is a lucrative one or not। lucrative मतलब भाई साहब ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, कितने लंबे समय तक हम इस इंडस्ट्री में विदाउट लॉसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो बेसिकली क्या होता है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस का मतलब? using ideas and methodologies, using a combination of ideas and methodologies to conduct industry environment analysis, जिसकी वजह से हमें एक क्लियर पिक्चर मिलता है फॉर एंटायर इंडस्ट्री। उसके होने के बाद एंटायर इंडस्ट्री का स्टेट हमें पता चलता है, इकोनॉमिकली किस कंडीशन में है, ग्रोथ स्टेज में है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, डिक्लाइन स्टेज में है, और उसके बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई साहब ये इंडस्ट्री फिलहाल लुक्रेटिव है या नहीं, नियर फ्यूचर में इसका स्टेट कैसे होगा, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, या फिर डाइवेस्टमेंट यानी लिक्विडेट करना चाहिए। ऐसे प्रकार के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हमें इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस का मदद मिलता है। पॉइंट नंबर 2, गोल ऑफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस का? द गोल ऑफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस इज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स द बिजनेस इज प्रेजेंटली फेसिंग। पूरे के पूरे इंडस्ट्री में किस तरीके के कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है उसका पता लगाना। दूसरा, to estimate amount of competitive pressures the business is expected to face in the near future। तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में करंटली प्रेजेंट समय में किस तरीके के कॉम्पिटिटिव प्रेशर है और फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आने वाले। दैट मीन्स करंट सिनेरियो प्लस फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। ये होता है गोल ऑफ इंडस्ट्री, वन ऑफ द गोल ऑफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। पॉइंट नंबर 3, Purpose of industry environment analysis। The analysis entails seeing the firm in context of bigger framework। अब जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, आपकी एक्सयूवी हो गई, टीयूवी हो गई, ठीक है, नॉर्मल कंज्यूमर पैसेंजर व्हीकल जो होती है उसके बारे में। अब हम केवल महिंद्रा की बात करेंगे तो हमें केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब हम ओवरऑल इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई साहब टाटा मोटर्स भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर हुंडई भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर किया मोटर्स भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर एमजी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में लग्जरी कार्स में अगर आप जाओगे, सबसे बाप कंपनी, सबकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? मारुति, जिसमें सिक्योरिटी के थोड़े इश्यूज है लेकिन फिर भी लोगों को बहुत पसंद है, तो ऐसे मारुति भी एग्जिस्ट करती है, सुजुकी भी एग्जिस्ट करती है, फोक्सवैगन एग्जिस्ट करती है। लग्जरी में जाओगे आप तो मर्सिडीज भी अवेलेबल है, लैंड रोवर, रेंज रोवर, उसके बाद में आपके ऑडी भी अवेलेबल है, बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल। तो आप क्या करोगे, कंप्लीट इंडस्ट्री देखोगे, भाई साहब महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन से सेगमेंट में एग्जिस्ट करती है, फिर उसके सेगमेंट में कितने कितने लोग हैं। तो बेसिकली एक कंपनी को आप बिगर फ्रेमवर्क में कंपेयर करते हो। तो महिंद्रा फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शेयर, टोटल शेयर अगर 100 है, तो जब हम इस 100 का एनालिसिस करते हैं तब कंपैरेटिवली हमें पता चलता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल 5% मार्केट शेयर पर बैठा है। दैट मीन्स 100 में से केवल 5% मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का है। तो ये हो गया एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिगर फ्रेमवर्क।
तो इंडस्ट्री में एक कंपनी और उसी इंडस्ट्री में जब हम सारी कंपनी या मल्टीपल कंपनीज का एनालिसिस करते हैं तब हमें एक बिगर फ्रेमवर्क पता चलता है और कंपैरेटिव पोजीशन हमें पता चलती है और कंपटीशन के बारे में हमें पता चलता है। तो ये मेजरली पहला पॉइंट आपको बताना चाहता है। The purpose of industrial analysis is to get insight into a wide range of elements within and outside the business। यानी within the business and outside the business मतलब क्या, internal and external environment दोनों के elements के बारे में हमें जानकारी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एनालाइजिंग these elements तो जितनी बातें हमें पता चली, जितने की एलिमेंट्स हमें पता चले, उसके बारे में फिर एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद क्या फायदा होगा हमें? Analyzing these elements enhances knowledge of surrounding and serves as the foundation for aligning strategy with changing industry circumstances and realities। अब यहाँ पर changing industry circumstances and realities क्या है? पहले केवल पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल थी, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में आ गई। अब लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इंटरेस्ट है, लोगों को पेट्रोल डीजल में भी इंटरेस्ट है और लोगों को हाइब्रिड व्हीकल्स में भी इंटरेस्ट है। तो किस तरीके से आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करोगे? आपके पास एक रिसोर्सेज का कॉमन पूल है। इस पूल में से आप कितना पेट्रोल में लगाओगे, कितना डीजल मैन्युफैक्चरिंग में लगाओगे, कितना ईवी मैन्युफैक्चरिंग में लगाओगे और कितना हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में लगाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। रिसोर्स एलोकेशन आप तभी कर पाओगे जब भाई साहब आप इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का सही तरीके से एनालिसिस करोगे। पॉइंट नंबर 2, सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अलाइनिंग स्ट्रेटेजी विथ चेंजिंग इंडस्ट्री सर्कमस्टांसेस एंड रियलिटीज। तो मित्रों, पर्पस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस होता है पहले तो जानकारी हासिल करो की एलिमेंट्स के बारे में, उनका एनालिसिस करो, उनके एनालिसिस करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम एग्जामिनर्स के सबसे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है, ये एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का मेथड है फॉर इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसका इंट्रोडक्शन देखो। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हर एक बिजनेस आज के समय में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेम मार्केट में सेम कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, competitive state of an industry applies a strong influence on how firms develop their strategies। तो competition डिसाइड करता है कि फर्म की स्ट्रेटेजीज किस तरीके की होगी। पॉइंट नंबर 3, Porter's 5 forces analysis is a simple but efficient way for determining the key sources of competition in business or industry। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या करता है? आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में किस तरीके के कॉम्पिटिटिव प्रेशर से इनकी जानकारी आपको देगा, इनको एनालिसिस करने में मदद करेगा और आपकी स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से बनानी है उस डायरेक्शन में आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। इट इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल टू सिस्टमैटिकली डायग्नोज the significant competitive pressures in a market and assess strength and importance of each। Next point, understanding the variables that affect industry helps to adapt strategy to boost profitability and to stay ahead of the competition। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, यानी इंडस्ट्री में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है, जो भी वेरिएबल्स है, उनका जब आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हो, तो उससे आपको मदद क्या मिलेगी? आपको प्रॉफिटेबिलिटी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर के हिसाब से अडॉप्ट करने में मदद मिलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सकोगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, ये सारी बातें, प्लस वैल्यू क्रिएशन। देन टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट करने में और सस्टेन करने में आपको मदद मिलती है। लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिस्ट में यूज अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन to organizational advantage or reinforce a weak one to avoid making mistakes in the future। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो अपने एडवांटेज में उसका एडवांटेज लो। अगर आप वीक हो तो अपने वीकनेसेस को नलिफाई करो, डिस्ट्रॉय करो, ट्रांसफॉर्म करो और ये कोशिश करो कि भाई साहब फ्यूचर में आप सेम मिस्टेक ना करो जिसकी वजह से आपकी कंपनी वीक पोजीशन में आ जाए। ठीक है, अब माइकल पोर्टर भाई साहब का व्यू क्या है देखो। माइकल पोर्टर बिलीव्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट कम्पीट डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो माइकल पोर्टर का जो मॉडल है उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसमें बेसिक यूनिट क्या होगा? ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सेम सेगमेंट में महिंद्रा, टाटा, किया मोटर्स, ह्युंडई और जो भी होगी वो सारी कंपनीज आती है। ठीक है, सिमिलर कंपनीज, सिमिलर ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली compete करती है।
इट इज द इंडस्ट्री वेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अल्टीमेटली won or lost. It is through competitive strategy that the organization attempts to adopt an approach to compete in the industry. तो ये माइकल पोर्टर भाई साहब का पर्सनल व्यू है, एकेडमिक व्यू है. नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. तो किसी भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का नेचर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. द कैरेक्टर, मिक्स एंड इंट्रिकसीज ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आर नेवर द सेम फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. अब जब हम पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे तो सेम पैसेंजर व्हीकल में मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपकी Hyundai वेन्यू, Hyundai क्रेटा, उसके बाद में i10, i20, ये एक प्रकार का सेगमेंट हो गया. सिमिलरली टाटा का नेक्सॉन आता है, हैरियर आता है, बोल्ट आता है, ये एक साइड में हो गई. ये आपकी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ हो गई. ठीक है. उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है. ईवी में आपका MG आता है, उसके बाद में टाटा की ईवी आती है, महिंद्रा की ईवी आती है. ठीक है. फिर आपका एसयू में थार आ जाती है, सफारी आ जाती है. तो ऐसा सेगमेंटेशन होगा. ठीक है. तो कैरेक्टर, मिक्स एंड इंट्रिकसीज ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आर नेवर द सेम फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरीके की इंट्रिकसीज है, सेम इंट्रिकसीज आपको दूसरी यानी फार्मा इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी. सेम इंट्रिकसी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, फूड इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी. तो हर एक इंडस्ट्री का अपना कैरेक्टर होता है, कुछ मिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं, उनकी इंट्रिकसीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, बेनिफिट्स होती है, वो हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग होती है. पॉइंट नंबर 2. The model holds that the state of competition in an industry is a composite of competitive pressures operating in 5 areas of overall market. तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उस इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, फूड इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक्स हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, या फिर आपका होटल बिजनेस हो, तो हर एक जो इंडस्ट्री होती है उसमें मेजरली 5 कैटेगरी में आप कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को सेगमेंट क्लासिफाई कर सकते हो. पहला, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विथ मार्केट मैन्यूवरिंग एंड जॉकिंग फॉर बायर पैट्रोनेज दैट गोज ऑन अमॉन्ग राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री. दैट मीन्स सबसे पहला कॉम्पिटिटिव प्रेशर कहाँ से आता है? राइवल सेलर्स. यानी मैं अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचता हूँ तो मेरे जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विस जो बेचेगा वो मेरा राइवल होगा. तो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव प्रेशर आपका आता है राइवल सेलर्स से. देन कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विथ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट. मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ उसी इंडस्ट्री में अगर कोई नया बिजनेस आता है तो वो क्या हो गया? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. जैसे पुराने समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री में BSNL था, एयरसेल था, एयरटेल था, आइडिया था. फिर क्या हो गया भाई साहब? ज़माना बदल गया और जियो ने आके मार्केट बदल दिया. तो दैट वाज अ बिग थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. जियो की वजह से पूरा का पूरा मार्केट रीशफल हो गया, खुद को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा सब लोगों को. देन competitive pressures coming from the attempts of companies in other industries to win buyers over to their own substitute products. यानी पहला राइवल सेलर, दूसरा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अब आता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. अब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मतलब क्या? जैसे हम बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो रियल फ्रूट जूस वाले आ गए. भाई साहब फ्रेश जूस हम देते हैं, कोई बोलता है शुगर फ्री, कोई बोलता है डाइट कोक, कोई बोलता है प्रोटीन शेक. तो ये क्या हो गया? सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. यानी पीने वाले प्रोडक्ट्स, उसमें अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज और अलग अलग तरीके से बायर्स को अपनी तरफ लेके आना, इसे कहा जाता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स स्टेमिंग फ्रॉम सप्लायर बार्गेनिंग पावर एंड सप्लायर सेलर कोलैबोरेशन. सप्लायर बार्गेनिंग पावर मतलब क्या? कि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बार्गेनिंग पावर होती है. यानी अगर हमारी देसी लैंग्वेज में हम कहें तो जो होलसेलर होता है उसकी बार्गेनिंग पावर. होलसेलर मार्केट में जो रेट सेट करेगा वही रेट से आपको सारे के सारी जगह उस पर्टिकुलर मार्केट में वो प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी. ठीक है. फिर वो होलसेलर से रिटेल मार्केट में आती है, फिर रिटेल से फर्दर छोटे छोटे दुकानों में वो चीज़ें बिकती है. तो क्या होता है भाई साहब? कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सप्लायर बार्गेनिंग पावर या फिर सप्लायर सेलर कोलैबोरेशन. अब ये सप्लायर बार्गेनिंग पावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फोन्स है.
ठीक है। और सप्लायर सेलर कोलैबोरेशन मतलब क्या, जो कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है उन्होंने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। अब ऐसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो केवल आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं, जो केवल आपको फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव मोबाइल फ़ोन्स रहेंगे, या फिर कुछ मोबाइल फ़ोन्स आपको अमेजॉन एक्सक्लूसिव मिलेंगे, है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर स्टेमिंग फ्रॉम बायर बार्गेनिंग पावर एंड सेलर बायर कोलैबोरेशन। तो ऐसे बहुत अगर आपका प्रोडक्ट बहुत कॉमन है, ठीक है, यानी आसानी से कोई भी उसको बना सकता है, बेच सकता है, तो क्या होगा, जो बायर रहेगा उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो बायर क्या बोलेगा, यार वो दुकान वाला तो मुझे 10 रुपये प्रति यूनिट दे रहा है, तू तो साला 12 रुपये लगा रहा है। जैसे ये फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग होता है, यूज एंड थ्रो वाले मटेरियल होते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। तो क्या होता है, बायर के पास एक बार्गेनिंग पावर होती है। जिस बायर को ज़्यादा मटेरियल लगने वाला है, जो बड़ा बायर होता है, वो सप्लायर के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, भाई साहब प्राइस कम करो नहीं तो मैं अपना बिजनेस कहीं और लेके चले जाऊंगा। तो इस तरीके से मेजरली इन्होंने 5 एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो ब्रॉडली किसी भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमें 5 फोर्सेस तो पता चल गए, लेकिन अब ये जो पोर्टर भाई साहब का 5 फोर्सेस मॉडल है उसको यूज कैसे करना है, उसकी मेथड क्या है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले the strategies can use the 5 forces model to determine what competition is like in a given industry by undertaking following steps। 3 simple steps आपको फॉलो करनी है to utilize the Porter's 5 forces model। पहला स्टेप, identify specific competitive pressures associated with each of the 5 forces। तो पहले स्टेप में क्या करना है, राइवल सेलर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सप्लायर बार्गेनिंग पावर, बायर बार्गेनिंग पावर, इन 5 फोर्सेस से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है उन सारे फोर्सेस को, प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, इवेल्युएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस आर। अब इन 5 एरियाज में आपको प्रेशर का क्लासिफिकेशन करना है। प्रेशर एकदम फियर्स है, स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट टू नॉर्मल है, और वीक है। प्रेशर फियर्स है, दैट मीन्स कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है, आप थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मतलब आपको अलर्ट हमेशा रहना पड़ेगा। मॉडरेट टू नॉर्मल मतलब रेगुलर इंडस्ट्री सिनेरियो, और वीक प्रेशर है, इसका मतलब आप मार्केट के राजा हो, ठीक है, किंग हो आप, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके इंडस्ट्री में नहीं है, आप 1 या 2 ही सप्लायर हो, इस तरीके से। देन स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इज कंड्यूसिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। पहले क्या करना है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करो, फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स का स्टेट इवेल्युएट करो, फियर स्टेट, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू नॉर्मल और वीक। और उसके बाद ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद फिर आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप देखो कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की, और उसका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या आप उस इंडस्ट्री में लुक्रेटिव प्रॉफिट यानी अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, इसको डिटरमाइन करो। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को इंप्लीमेंट करना है। अब यहां पर आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की एक डायग्राम दी है। सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स, ठीक है भाई साहब, एक इंडस्ट्री आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके कॉम्पिटिटर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इस इंडस्ट्री की कॉम्पिटिशन में 5 अलग अलग प्रकार के फोर्सेस आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। पहला कौन सा होगा, राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो किसी भी इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग फर्म्स जो होती है, इसीलिए इसको इस सिंगल स्क्वायर में डाला गया है। इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स में सबसे पहला होता है राइवलरी, भाई साहब सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले कौन है। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंस, फिर आपका आता है बायर्स का कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, फिर आपका आता है फर्म्स इन अदर इंडस्ट्रीज या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो भी आपकी इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और फिर आते हैं आपके सप्लायर्स कॉम्पिटिटिव प्रेशर। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 और ये 5 प्रकार के कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं जो आप किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन के ऊपर, कंपटीशन का स्टेट डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को डायग्रामेटिक फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की कोशिश की है। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 फोर्सेस मॉडल।
Porter's five forces model is one of the most effective and enduring conceptual framework used to assess the nature of competitive environment and to describe an industry's structure. Nature of competitive environment मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे fierce, strong, moderate to normal या फिर वीक. टू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, अट्रैक्टिव है, अनअट्रैक्टिव है, कितनी कंपटीशन है, और सारी बातें आपको पता चल जाती है. पॉइंट नंबर 2, the interrelationship among these five forces gives each industry its own particular competitive environment. By applying Porter's five forces model of industry attractiveness to their own industries, the manager can gauge their own firm's strengths, weaknesses, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. तो बेसिकली पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल का अल्टीमेट एम क्या होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और इनको कैपिटलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना. फाइव फोर्सेस ऑफ पोर्टर्स मॉडल. अब यहां से हम लोग ABCDE 5 फोर्सेस जो है उनको डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली वो किस तरीके से एक्ट करते हैं और किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उनका किस तरीके का इंपैक्ट होता है. द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. सबसे पहला कॉम्पिटिटिव प्रेशर. इसमें 2 प्रकार का इंपैक्ट होता है. पहला इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड काउंटर स्ट्रेटेजी दैट इज क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री. सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे ऐड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी leading to an increased supply of product even at a lower price and can substantially erode existing firms market share. तो भाई साहब ये जो न्यू एंट्रेंट होता है ये किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है. क्यों? क्योंकि वो न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडस्ट्री में ऐड करता है और जब आपको पता है सप्लाई जब भी बढ़ेगा तब कॉस्ट या प्राइस मार्केट में डाउन होगी. तो बेसिकली कोई भी अगर आता है तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, कस्टमर्स को कम पैसों में बेचने की कोशिश करेगा ताकि कस्टमर्स उसके पास आ जाए और मार्केट में उसका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहले आ जाए, उसके बाद फिर अपने बिजनेस को वो प्रॉफिट की ओर लेके जाता है. पॉइंट नंबर 2, न्यू एंट्रेंट्स आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन. यहां पर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं जियो टेलीकॉम सर्विसेज का. The new capacity and product range they bring in throw up new competitive pressures, and the bigger the new entrant, the more severe the competitive effect. New entrants also place a limit on prices and affect profitability of existing players. A firm's profitability tends to be higher when other firms are blocked from entering the industry. अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो पुराने टेक्नोलॉजी पर तो नहीं आओगे, 2G नहीं, 3G नहीं, 4G नहीं. अब अभी इस समय में आपको अगर एंटर करना है, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे और फ्यूचर के लिए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करोगे, इन्वेस्ट करोगे. ठीक है, इस तरीके से. तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी में 3 सेगमेंट्स में अलग अलग प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डलता है. देन पॉइंट नंबर 2, काउंटर स्ट्रेटेजी क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री. अब जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी किसी भी नए बिजनेस को अपनी इंडस्ट्री में घुसने से रोकती है. तो किसी को रोकने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनती है और उसे कहा जाता है क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री. कोई मैनमेड बैरियर्स होते हैं यानी ह्यूमन बींग्स जनरेट करते हैं ताकि कोई दूसरा प्लेयर हमारी इंडस्ट्री में ना आ सके, प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्टर्ब ना कर सके. और कुछ नेचुरल बैरियर्स होते हैं यानी कि उसमें किसी भी ह्यूमन बींग का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, वो इंडस्ट्री पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड होती है. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, पहले तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, उसमें पैसा डालना पड़ेगा. पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि एक्सप्लोरेशन में आपको सक्सेसफुल आपको ऑयल मिलेगा या नेचुरल गैस मिलेगा या दूसरा कोई नेचुरल रिसोर्स मिलेगा ही जो वैल्यूएबल रहेगा, कोई गारंटी नहीं है. तो इसमें इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. ठीक है. To discourage new entrants, existing firms can try to raise barriers to entry. Barriers to entry represent economic forces or hurdles that slow down or impede entry by other firms. अब इसमें जो है ना बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं लोग.
इकोनॉमिक फोर्सेस यानी इकोनॉमिक हर्डल्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आपके जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होंगे उनको ज़्यादा पैकेज देके पोचिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी आपका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाके काम करेगा, फिर आपको फिर से रिहायरिंग करो, फिर से टैलेंटेड लोगों को ढूंढो, आपकी प्रोसेस डिस्टर्ब कर देगा। या तो क्या करेगा, आपके जो मार्केट में से जो लोन होते हैं, आपकी लोन मिलने की या वर्किंग कैपिटल में आपके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। अगर उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस है तो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। यानी किसी भी तरीके से आपके बिजनेस में बैरियर्स, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। और ये रियलिस्टिक है एकदम, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये आज के इंडस्ट्री का रियलिटी है। फिर देखो कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। अब कॉमन बैरियर्स कौन से होते हैं जिसमें किसी भी इंडस्ट्री में नए प्लेयर को एंट्री करने में तकलीफ हो सकती है या फिर उसको दिक्कतें जा सकती है। डिफिकल्टीज क्या है? पहला, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। Capital requirements. When a large amount of capital is required to enter an industry, firms lacking funds are effectively barred from the industry, thus enhancing the profitability of the existing firms in the industry. अब टेक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो टेक इंडस्ट्री में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में आप प्रोडक्ट बनाओगे, मार्केट में बेचोगे, तो पैसा यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है। सिमिलरली फार्मा इंडस्ट्री में आपको बहुत कैपिटल लगता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनीज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, उसमें सब में बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सपर्टीज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो सबसे पहला हर्डल क्या होता है किसी भी कंपनी के पास? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में आप घुस नहीं सकते, छोटा मोटा बिजनेस आपको करना पड़ेगा। दूसरा हर्डल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Many industries are characterized by economic activities driven by economies of scale. Economies of scale refer to the decline in per unit cost of production or other activity as volume grows. A large firm that enjoys economies of scale can produce high volumes of goods at successively lower rates. This tends to discourage new entrants. अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, इसको थोड़ा सा आप समझो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या? आपके पास एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की एक सर्टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 100 है, लेकिन आज के समय में आप इस फैक्ट्री को 40% पे रन करते हो। दैट मीन्स आप केवल 40% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे? आप फर्दर कैपिटल लगाओगे, मार्केट को ढूंढोगे, सब अब कस्टमर्स को ढूंढोगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर आप उसे 50% पे लेके जाओगे, 60% पे लेके जाओगे, है ना, 70%, और ऐसे करते आप 100% यूटिलाइजेशन पे अपनी फैक्ट्री को लेके आओगे। अब आपका क्या हुआ है? आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी में, वो आपने ऑलरेडी करके रखा है। तो जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, चाहे आप उसे 10% पे लगाओ, 20% पे रखो, 40% पे रखो, या 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही रहेगी। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जितना रॉ मटेरियल आप लेके आओगे उतनी ही बढ़ेगी। प्लस रॉ मटेरियल आप बल्क में खरीदते हो तो उसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिलने वाला है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता क्या है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो टोटल कॉस्ट होती है आपकी, वो एक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो सेम लेवल पे रहती है। और जैसे जैसे आप पहले आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, फिर आपने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू किया, फिर आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो 1000 यूनिट्स में आपको जितनी कॉस्ट लगती थी, 5000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स में जितनी कॉस्ट लगती है उसमें डिफरेंस रहेगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Many industries are characterized by economic activities driven by economies of scale. Economies of scale refer to the decline in per unit cost of production or other activity as volume grows. तो जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाओगे, 100% यूटिलाइजेशन की तरफ जाओगे, आपकी फिक्स कॉस्ट का जो आपका पोर्शन होगा वो आइडियली
सेम लेवल पे रहेगा, और लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। लार्ज फर्म दैट एंजॉयज economies of scale can produce high volumes of goods at successively lower rates. This tends to discourage the new entrants. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिटेल चेन होती है, जैसे आपका डिकैथलॉन हो गया, जैसे आपका वॉलमार्ट हो गया, जैसे आपका डी मार्ट हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, बल्क परचेसेस करते हैं। यानी क्या हुआ, वो प्रोडक्शन कुछ नहीं करते, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने अपनी ब्रांड, रिटेल चेन का ब्रांड बना लिया है। उस रिटेल चेन के ब्रांड में वो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, और जितना भी, अगर कोई टीवी का रिमोट बनाता है, ठीक है, इंडिया में, और वॉलमार्ट इंडिया में आती है, तो वॉलमार्ट क्या करेगी, भाई साहब साल में कितना टीवी का रिमोट बनाते हो, हाँ वो अगर आप 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो भाई साहब मैं आपका सिंगल पूरा का पूरा टीवी रिमोट मैं ही खरीद लूंगा, प्राइस बताओ। तो अगर मुझे सिंगल बायर मिलता है जो मेरी 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करके मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, मुझे अपफ्रंट पेमेंट कर रहा है फॉर द एंटायर ईयर, तो ऑब्वियसली मेरा जितना भी मार्केटिंग का खर्चा होगा, कस्टमर को ढूंढने का खर्चा होगा, वो सब समाप्त हो गया। मेरा एक ही बड़ा बायर है, और वो बायर है मेरा वॉलमार्ट। मैं क्या करूंगा, अपने सारे एक्सेसिव खर्चे बंद कर दूंगा, जितना भी प्रोडक्शन है पूरा का पूरा लगाऊंगा, 1 लाख यूनिट्स फटाफट साल भर में बना के वॉलमार्ट को बेच दूंगा। वॉलमार्ट को भी प्राइस एडवांटेज मिलेगा कि अगर वो रिमोट फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये में बनता है, तो वॉलमार्ट को मैं 20, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, सॉरी सेलिंग प्राइस अगर रियलिस्टिक रखते हैं, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपये का एक बेसिक रिमोट में बेचता हूँ टीवी का, जो केबल टीवीज होते हैं, मार्केट में मेरा सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये है, तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट उससे कम होगा। तो वॉलमार्ट को जब मैं बेचूंगा तो ऑब्वियसली उस कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा, प्लस थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, तो बेसिकली होलसेल प्राइस में बेचूंगा। तो होलसेल एंड रिटेल प्राइस को जो डिफरेंस होता है, आप ऐसा अपनी देसी लैंग्वेज में कह सकते हो, वही एडवांटेज आपको मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। तो अलग अलग व्यूज है एकेडमिक, इस तरीके से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपके पास है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास, तो वो नए बिजनेसेस को किसी भी इंडस्ट्री में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट एकदम कम से कम रखते हो। Then product differentiation. Product differentiation refer to the physical or perceptual differences or enhancements that make a product special or unique in the eyes of customers. एकदम टिपिकल एग्जांपल में देता हूँ आपको एप्पल के आईफोन का। भाई साहब लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। अगर मैं आज के समय में, अगर हम लोग मार्केट में सैमसंग का, चाइनीज कंपनी जो भी होगी, ओप्पो, वीवो, इनका फ़ोन रखेंगे, वन प्लस रखेंगे और एप्पल का फ़ोन रखेंगे, सारे कंपनीज के लेटेस्ट एकदम फ़ोन्स, टॉप एंड मॉडल्स जो एकदम हाईली फंक्शनल है, उसमें सारे फीचर्स एकदम टॉप एंड, तो आपको क्या लगता है मार्केट में, इंडियन मार्केट में लोग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में वो फ़ोन दे रहा हो तो कौन सा खरीदेंगे? आज के समय में अगर जेन्युइनली हम देखेंगे, सब लोग एप्पल का ही फ़ोन उठाने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब उसका एक यूनिक परसेप्चुअल वैल्यू कस्टमर के दिमाग में बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। सैमसंग या वो चीज़ होगी किसी के पास तो कोई ज़्यादा इतना डे नहीं, एप्पल निकाला भाई साहब 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन यार साले को, है ना, ऐसा परसेप्शन बनता है वो। तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। रेगुलर मारुति सुजुकी की कार और BMW, ऑडी, मर्सिडीज की कार, इनमें जो डिफरेंस है वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो दोनों अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन है, एक में स्टेटस सिंबल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, ये सारी बातें होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंसेस। तो ऑटोमोबाइल में मैंने आपको फिजिकल डिफरेंस बताया और इसमें मैंने परसेप्चुअल डिफरेंस आपको बताया मोबाइल फोन में। और एनहांसमेंट्स दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। Firms in the personal care products and cosmetic industries actively engage in product differentiation to enhance their products features. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीएनफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। पॉइंट नंबर डी, स्विचिंग कॉस्ट। To succeed in an industry, new entrant must be able to persuade existing customers of other companies to switch to its products. भाई साहब जो कस्टमर ऑलरेडी किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको ये कन्विंस करना कि भाई साहब वो प्रोडक्ट नहीं, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, इसमें बहुत मेहनत लगती है।
To make a switch, buyers may need to test a new firm's product, negotiate new purchase contracts, and train personnel to use the equipment, modify facilities for product use. Buyers often incur substantial financial and psychological costs in switching between firms. When such switching costs are high, buyers are often reluctant to चेंज. अब लोग मारुति सुजुकी से दूसरी गाड़ी खरीदना क्यों नहीं चाहते? जो कॉमन नॉर्मल मिडिल क्लास होता है भाई साहब, उसमें एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल फैक्टर है, और वो क्या होता है? मारुति सुजुकी कहीं पे भी रिपेयर हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, प्लस उसका रीसेल वैल्यू भी उतना ही अच्छा होता है. अगर मार्केट में आपको उतना अच्छा रीसेल वैल्यू नहीं मिला तो मारुति का खुद का जो ट्रू वैल्यू वाला सेगमेंट है, जो सेकंड हैंड कार्स में डील करता है, वो अपनी गाड़ियों का मार्केट से ज़्यादा प्राइस इन जनरल आपको देते हैं, जिसे वो डिस्काउंट कहते हैं या कुछ भी कहे. लेकिन भाई साहब उन्होंने सेकंड हैंड मार्केट में ट्रू वैल्यू के अंडर अपने कार्स की जो रीसेल वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखा है. तो भाई साहब मारुति सुजुकी की ये जो मारुति की जो स्ट्रैटेजी है, ये मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती है. क्योंकि आज के समय में जो भारतीय मिडिल क्लास है वो ये देखता है मैं गाड़ी खरीदूंगा, अगर 10 साल के बाद मुझे बेचने की ज़रूरत पड़ी तो रीसेल वैल्यू कौन सी गाड़ी देगी? तो जिस गाड़ी की रीसेल वैल्यू होती है उसी गाड़ी में जनरली मिडिल क्लास इन्वेस्ट करता है. ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है. देन brand identity. The brand identity of products or services offered by existing firms can serve as another entry barrier. ये जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? काउंटर स्ट्रैटेजी, यानी हमारी इंडस्ट्री में किसी भी न्यू बिजनेसेस को एंटर करने से रोकने के लिए बिजनेसेस जनरली इन प्रकार की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं. Brand identity. The brand identity of products or services offered by existing firms can serve as another entry barrier. Brand identity is particularly important for infrequently purchased products that carry a high unit cost to the buyer. New entrants often encounter significant difficulties in building up the brand identity because to do so, they must commit substantial resources over long period. अब ये brand identity में मैं मोबाइल फ़ोन का फिर से आपको एग्जांपल ले दूंगा. यहाँ पर हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करेंगे, ठीक है, या फिर आप टू व्हीलर की बात कर सकते हो. तो जिस पर आपको ट्रस्ट है, जिसका मार्केट फीडबैक सही है, उसी में कस्टमर इन्वेस्ट करेगा. तो एग्जिस्टिंग प्लेयर क्या करते हैं? अपनी एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं. करंटली क्या चालू है? करंटली एक प्रॉब्लम शुरू है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में. ओला का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि जहां पर ओला की टू व्हीलर में प्रॉब्लम है, उनके सर्विस में प्रॉब्लम है और कस्टमर्स को सही तरीके से सर्विस नहीं मिलती है. तो वो मेजर इम्पैक्ट डालता है इस ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर. तो ब्रांड आइडेंटिटी जहां पर जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस की वीक होती है, जो मार्केट के अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो मार्केट में जितने भी दूसरे टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और ओला का मार्केट शेयर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं. New entrants often encounter significant difficulties in building up the brand identity because to do so, they must commit substantial resources over a long period. एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अब आपके पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और सर्विस भी है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है. तो क्या होगा? जो कस्टमर तक पहुंचने का रास्ता होता है उसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. Access to distribution channels. The unavailability of distribution channels for new entrants poses another significant entry barrier. Despite the growing power of internet, many firms may continue to rely on their control of physical distribution channels to sustain a barrier to entry to rivals. Often existing firms have significant influence over the distribution channels and can retard or impede their use by new firms. तो ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेसेस आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करे और आपके लिए चैलेंज पैदा कर दे इंडस्ट्री में घुसने का. लास्ट पॉइंट, लास्ट काउंटर स्ट्रेटेजी, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन. Sometimes, the mere threat of aggressive retaliation by incumbents can deter entry by other firms into an existing industry. For example, introduction of products by a new firm may lead incumbent firms to reduce their product prices and increase their advertising budgets. तो न्यू एंट्रेंट्स को मार्केट से बाहर करने के लिए लोग क्या करते हैं? एग्रेसिव रिटेलिएशन, यानी खुद की कॉस्ट भी कम कर देंगे और
एडवर्टाइजिंग बजट्स बढ़ा देंगे ताकि कस्टमर के दिमाग में केवल उनका ही प्रोडक्ट या सर्विस बचे। नेक्स्ट, दूसरा कॉम्पिटिटिव प्रेशर कहां से आता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। This is another force that influences the competitive condition of the industry. This force will become heavier depending on the possibilities of the buyers forming groups or cartels. अगर buyers ने अपना यूनियन बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया, अपना कार्टेल बना लिया, तो वो कंबाइंडली सप्लायर के ऊपर, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई साहब ये कॉस्ट है, इस प्राइस पे हमें आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, अदरवाइज हम पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा कार्टेल कोई और सप्लायर ढूंढ लेंगे। Mostly, this is a phenomenon seen in industrial products. Quite often, users of industrial products come together formally or informally and exert pressure on the producer. The bargaining power of the buyers influences not only the prices that the producer can charge, but also influences in many cases cost and investment of the producer, because powerful buyers usually bargain for better services which involve cost and investment on the part of the producer. तो बायर जब यूनियन बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, कार्टेल्स बना लेते हैं, तो वो प्राइस एडवांटेज तो मांगते ही है, प्लस बेटर सर्विसेज भी मांगते हैं। अगर बेटर सर्विस आपको देनी है किसी भी कस्टमर को, तो ऑब्वियसली आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट करना मतलब क्या? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट में उसका ओवरहेड्स ऐड होने वाला है। लास्ट पॉइंट इसमें का, बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन समटाइम्स exert considerable pressure on existing firms to secure lower prices or better services. This leverage is particularly evident when buyers have full knowledge of the resources of products and their substitutes. They spend a lot of money in industry's products, that is, they are big buyers, यानी कि bulk buyers. The industry's product is not perceived as critical to the buyer's needs, and buyers are more concentrated than firms supplying the product. They can easily switch to substitutes available. तो भाई साहब ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बायर्स के पाले में जाके गिरती है बार्गेनिंग पावर, यानी वो डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग क्या होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव प्रेशर हमारा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जैसे बायर्स के पास पावर आ जाती है, वैसे ही सप्लायर्स का भी होता है। अगर सप्लायर्स मार्केट में कम है तो भाई साहब, और आप जो प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला है वो क्रिटिकल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बिना आप अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है फर्दर उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जो सप्लायर होते हैं उसके पास पूरा का पूरा पावर चले जाता है। वो जिस प्राइस पे बोलेगा उसी प्राइस में आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, उसके पेटेंट्स, उसका नो हाउ, सब कुछ इन स्पेसिफिक सप्लायर्स के पास होता है, यानी कंप्लीट राइट्स इन सप्लायर्स के पास होते हैं। क्वाइट ऑफन सप्लायर्स टू एक्सरसाइज कंसिडरेबल बार्गेनिंग पावर ओवर कंपनीज। अब ये जो सप्लायर बार्गेनिंग पावर है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के समय में कौन है? एनवीडिया, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एनवीडिया जो जीपीयू बनाती है। एआई के ज़माने में अगर आपके पास एनवीडिया की चिप्स नहीं है, एनवीडिया के प्रोसेसर्स नहीं है, एनवीडिया के जीपीयू नहीं है, तो आपकी कंपनी जो भी एआई कैलकुलेशन, एआई कंप्यूटेशन में लगने वाली सुपर पावर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के समय में एनवीडिया अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इस प्रकार की चिप्स है जो एआई कंप्यूटेशन में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, रिलेवेंट है। Quite often, suppliers too exercise considerable bargaining power over companies. The more specialized the offering from the supplier, greater is his clout. And if the suppliers are also limited in number, they stand a still better chance to exhibit their bargaining power. The bargaining power of supplier determines the cost of raw materials and other inputs of the industry, and therefore industry attractiveness and profitability. तो basically अगर supplier के पास पूरा का पूरा पावर है टू सेट द कॉस्ट, टू सेट द प्राइसिंग, तो ऑटोमेटिकली सप्लायर का जो बार्गेनिंग पावर होगा वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाला है। Suppliers can influence the profitability of an industry in a number of ways. Suppliers can command
bargaining power over a firm when their products are crucial to the buyer and substitutes are not available. Similarly, Nvidia का कोई substitute आज के ज़माने में available नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में available हो जाए लेकिन करंट सिनेरियो में नहीं है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट क्रूशल है, कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. दे कैन क्रिएट हाई स्विचिंग कॉस्ट. दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन बायर्स. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नंबर ऑफ सप्लायर्स लिमिटेड है, यहाँ पर तो एक ही है एनवीडिया, तो मार्केट का बॉस फिलहाल है एनवीडिया. चौथा कौन होता है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रेशर में? द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री. द राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज क्वाइट ऑब्वियस. दिस इज वॉट इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज कॉम्पिटिशन. जनरली ये हमारी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है. राइवलरी मतलब जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हूँ उसके जैसे ही मिलते जुलते प्रोडक्ट या सर्विस अगर कोई और बेचता है तो वो मेरा बिजनेस राइवल हो गया, और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो होगी राइवलरी की रिलेशनशिप. The rivalry among existing players is quite obvious. This is what is normally understood as competition. For any player, the competitors influence strategic decisions at different strategic level. The impact is evident more at functional level in the prices being charged, advertising and pressures on cost and product and so on. तो rivalry का impact आपको directly जो हमारी 3 levels होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, तो राइवलरी का सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के इम्पैक्ट आपको फंक्शनल लेवल पे मिलेगा. प्राइसेस किस तरीके से सेट होगी, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होगा, प्रेशर्स ऑन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एंड सो ऑन. The intensity of rivalry in an industry is a significant determinant of industry attractiveness and profitability. तो भाई साहब राइवलरी अगर कट थ्रोट है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल छीछा लेदर मचा है मार्केट में, तो ऐसे मार्केट में आपको पैसा इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है. The intensity of rivalry can influence cost of suppliers, distribution and of attracting customers and thus directly affect profitability. The more intensive the rivalry, the less attractive is the industry. Rivalry among competitors tends to be cutthroat and industry profitability low under various conditions explained as follows. Rivalry among competitors tend to be cutthroat and industry profitability low. तो देखो भाई साहब, cutthroat competition and low profitability हो सकती है किसी भी मार्केट में अगर आपको ये इंडिकेटर्स वहां पे मिले. कौन से इंडिकेटर्स? इंडस्ट्री लीडर. अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज प्राइस वॉर्स बाय डिसिप्लिनिंग इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटी. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, a leader can generally outlast smaller rivals in a price war. Knowing this, smaller rivals often avoid initiating such contest. Number of competitors. Even when an industry leader exists, the leader's ability to exert pricing discipline diminishes with the increased number of rivals in the industry as communicating expectations to players become more difficult. Fixed cost. When rivals operate with high fixed costs, they feel strong motivation to utilize their capacity and therefore are inclined to cut prices when they have excess capacity. Price cutting causes profitability to fall for all the firms in the industry as firms seeks to produce more to cover cost that must be paid regardless of the industry demand. For this reason, profitability tends to be lower in industries characterized by high fixed cost. तो जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, वही बात यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. एग्जिट बैरियर्स. इंडस्ट्री में घुसना ही केवल मुश्किल नहीं होता, इंडस्ट्री से बाहर निकलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है. Rivalry among competitors declines if some competitors leave an industry. Profitability therefore tends to be higher in industries with few exit barriers. Exit barriers come in many forms. Asset of a firm considering exit may be highly specialized and therefore of little value to any other firm. Such a firm can thus find no buyer for its asset. ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, आपकी जो भी मशीनरी है, जो भी पेटेंट्स है, जो भी नो हाउ है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और एकदम उसका एप्लीकेशन लिमिटेड है, तो आपके एसेट मार्केट में ईजिली बिकने नहीं वाले. जब आप लिक्विडेशन करोगे या फिर आप डाइवेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आपके लिए एग्जिट बैरियर भी हो जाता है. आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको आप डाइवेस्ट करना, जितनी जल्दी आप उसको लिक्विडेट करना चाहोगे उतनी जल्दी वो नहीं होगा. Such firms can thus find no buyer for its assets.
This discourage exit. When barriers to exit are powerful, competitors desiring exit may refrain from leaving. Their continued presence in the industry exerts downward pressure on the profitability of all competitors. तो exit barriers की वजह से भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई साहब जो प्लेयर है वो मार्केट से निकलना तो चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा क्योंकि वो अपने एसेट्स को लिक्विडेट नहीं कर पा रहा है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. Firms can sometimes insulate themselves from price wars by differentiating their products from those of rivals. As a consequence, profitability tends to be higher in industries that offer opportunity for differentiation. Profitability tends to be lower in industries involving undifferentiated commodities such as memory chips, natural resources, processed metals, and railroads. Slow growth. Industries whose growth is slowing down टेंड टू फेस मोर इंटेंस राइवलरी. यानी जब मैच्योरिटी स्टेज में आप आते हो, मैच्योरिटी की नेक्स्ट वाली स्टेज आती है डिक्लाइन. तो डिक्लाइन इस पर्टिकुलर फेज में किस तरीके की सिचुएशन होती है स्लो ग्रोथ में, वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है. इंडस्ट्रीज हुज ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन टेंड टू फेस मोर इंटेंस राइवलरी. एंड इंडस्ट्री ग्रोथ स्लोज. As industry's growth slows, rivals must often fight harder to grow even to keep their existing market share. The resulting intensive rivalry tends to reduce profitability for all. तो मित्रों ये जो है ना आपका राइवलरी, तो राइवलरी में आपको ये बेसिक पॉइंट्स तो ध्यान में रखने ही हैं, प्लस ये स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. फिर आखिरी फोर्स हमारा होता है पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में, वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. यानी अभी आप देखोगे बेवरेज इंडस्ट्री, तो बेवरेज इंडस्ट्री में आपके आते हैं स्प्राइट, 7 अप, कोक, थम्स अप, ये सारी बातें. ये पूरा का पूरा क्या है आपका जंक फूड है, ये हेल्दी फूड नहीं है. फिर आपका आता है डाइट कोक, फिर आपके आते हैं प्रोटीन शेक्स, फिर आपके आते हैं जूसेस, फिर आपके आते हैं डायरेक्ट फ्रेश फ्रूट का जूस यानी जो ठेले पे हमें मिलता है. जो बॉटल्ड जूस होता है वो नहीं, उसमें तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है, वो हेल्दी है. फिर आपके आते हैं शुगर फ्री. तो ये क्या हो गया, सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है बेवरेज इंडस्ट्री में लेकिन वो सब्सटीट्यूट है. जैसे कोक, थम्स अप, स्प्राइट, 7 अप का सब्सटीट्यूट आपका आता है डाइट कोक, शुगर फ्री ड्रिंक्स, ये सारी बातें. इनका सब्सटीट्यूट आता है जूसेस, जूसेस का सब्सटीट्यूट आता है प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन शेक्स का फिर फर्दर क्या होता है हेल्दी अगर आपको चाहिए तो फिर आप देख लो भाई साहब डायरेक्टली फ्रूट लेके आओ, घर में एक जूसर रखो, फ्रूट्स को पील करो, डायरेक्ट जूस फ्रेश जूस पियो, इस तरीके से. Substitute products are a latent source of competition in an industry. In many cases, they become a major constituent of competition. Substitute products offering a price advantage and or performance improvement to the consumer can drastically alter competitive character of an industry, and they can bring it about all of a sudden. For example, Coir suffered at the hands of synthetic fiber. अब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है जिसे सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल बोला गया है. Whenever substantial investment in research and development is taking place, threats from substitute products can be expected. Substitutes to usually limit the prices and profits in an industry. अब यहाँ पर देखो सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एग्जांपल क्या है, परप्लेक्सिटी. वैसे देखा जाए तो एआई सिमिलर रेंज में हमारा चैट जीपीटी भी आता है, जो ओपन एआई का है, उसके बाद में परप्लेक्सिटी भी आता है, उसके बाद में आपका लामा एआई भी आता है जो फेसबुक यानी मेटा ने बनाया है, उसके बाद में आपका गूगल का जेमिनी भी आता है. लेकिन क्या हो गया, परप्लेक्सिटी का मेन जब भी आप उसके सीईओ का इंटरव्यू देखोगे, उसकी बातें सुनोगे, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वी आर टारगेटिंग, उसको परप्लेक्सिटी जो है वो गूगल का रिप्लेसमेंट यानी गूगल का सब्सटीट्यूट बनाना है. अभी गूगल क्या है, एक सर्च इंजिन है, तो बेसिकली उसको परप्लेक्सिटी नाम का जो एडवांस्ड सर्च इंजिन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उस तरीके से नेचर बनाना है. अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी सी इररिलेवेंट लगे, लेकिन जब आप उनके इंटरव्यू सही तरीके से पढ़ोगे तब आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि भाई साहब आज के डेट में ये जो ओपन एआई जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये जो इस तरीके की एआई प्लेटफॉर्म्स है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स के ऊपर, जैसे गूगल का सर्च इंजिन है, जैसे याहू का सर्च इंजिन है, इनके ऊपर. Whenever substantial investment in research and development is taking place,
थ्रेट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मैं एक और आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब्सटीट्यूट एग्जाम्पल है। कौन सा? पहले हमारा क्या आता था? ट्रेडिशनल टेलीविजन आता था। ट्रेडिशनल टेलीविजन के बाद फिर क्या हो गया भाई साहब? इंटरनेट का बूम आया। इंटरनेट में क्या हुआ? फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने, यूट्यूब बना, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना, ट्विटर बना जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। फिर सबने अपने अपने अलग अलग फीचर्स रोल आउट किया। फिर क्या आ गया भाई साहब? नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म आ गए। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? डायरेक्टली टेलीविजन वालों को कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एड फ्री एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और ग्लोबल बिजनेस है उनका, करेक्ट। तो बिजनेस क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, तो डायरेक्टली टेलीविजन इंडस्ट्री को पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो गया। अब जितने भी टेलीविजन पर शोज आते थे वो सारे के सारे ओटीटीज पर शिफ्ट होने लगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से सब कुछ शिफ्ट होता है। A final force that can influence industry profitability is the availability of substitutes for an industry product. अब जैसे कि मैंने एक उसका बीच का लेवल आपको नहीं बताया, वो क्या था? पहले ट्रेडिशनल केबल आता था, फिर ट्रेडिशनल केबल के बाद क्या आ गया? सैटेलाइट यानी डिश टीवी वगैरह आ गया, फिर डिश टीवी के बाद अभी इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के बाद और क्या आता है वो हमें देखना है। A final force that can influence industry profitability is the availability of substitutes for an industry's product. To predict profit pressure from this source, firms must search for products that perform the same or nearly the same functions as their existing products. तो substitute product को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले खुद के प्रोडक्ट को समझो। आपका प्रोडक्ट किस तरीके की सर्विस देता है, क्या फीचर्स है वो देखो, और आपके प्रोडक्ट के फीचर्स या सर्विसेज या यूटिलिटी से मिलते जुलते कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट कंपटीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स एंड बैंक डिपॉजिट्स फॉर एग्जाम्पल आर क्लियर सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉमन स्टॉक्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव वेज टू इन्वेस्ट फंड्स। अब आप स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हो, आप एसआईपी में भी पैसा लगा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो, या फिर आप इनमें पैसा लगा सकते हो। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 5 फोर्सेस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के देखे। अब इसका फाइनल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं हम लोग। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, the 5 forces together determine industry attractiveness and profitability. This is so because these forces influence the causes that underlie industry attractiveness or profitability. For example, elements such as cost and investment needed for being a player in industry decide industry profitability, and all such elements are governed by these forces. The collective strength of the 5 competitive forces determines the scope to earn attractive profits. The strength of the forces may vary from industry to industry. ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है टॉपिक नंबर 2। मित्रों, ये वाला जो टॉपिक है ना, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें समझेगा भी नहीं, तो इसको ध्यान से रिवाइज करना। सबसे पहले देखो, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? सबसे एंड पॉइंट कहाँ पे आके हम रुकेंगे कि भाई साहब इस इंडस्ट्री में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। अच्छा खासा प्रॉफिट अगर कमा सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, तो इन्वेस्टमेंट के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ये असेसमेंट नहीं कर सकते। The industry analysis culminates into identification of various issues and draw conclusions about the relative attractiveness or unattractiveness of the industry, both near term and long term। यानी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम देखेंगे कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, प्रॉफिट अर्निंग प्रोबेबिलिटी किस तरीके की है। Strategists assess the industry outlook carefully, deciding whether industry and competitive conditions present an attractive business opportunity for the organization or whether its growth and profit prospects are gloomy. This is important because companies invest capital raised either from the promoters or from the public and should be inherently careful in choosing an industry. क्योंकि भाई साहब देखो, आपको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, या तो आप पब्लिक इशू लाके वर्किंग अपना कैपिटल रेज करोगे, मार्केट से रेज करोगे, या फिर लोन लोगे, या फिर कोई प्रमोटर आपका होगा उससे आप इन्वेस्टमेंट
लोगे। तो मतलब क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जनरेट करना है, प्रॉफिटेबल रहना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में री इन्वेस्टमेंट करते रहना है आपको, और इंडस्ट्री में बने रहना है। तो इस वजह से क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा कि भाई साहब जिस बिजनेस में आप उतरना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां पे आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का असेसमेंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यानी किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम होना या ज्यादा होना इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। कोई भी रिजिडिटी नहीं है उसमें। आज अभी प्रेजेंट समय में ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहां पर प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट लिमिटेड है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि वो इंडस्ट्री डेवलप हो, कस्टमर्स का ट्रेंड चेंज हो, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड छप्पर फाड़ के बाहर चली जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप देखोगे कि भाई साहब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो इन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पहला आता है आपका ग्रोथ पोटेंशियल। द इंडस्ट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल, इज इट फ्यूचरिस्टिकली वायबल, यानी नियर फ्यूचर में ये प्रोडक्ट या सर्विस सस्टेन करेगा या रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी, competition and probability, whether competition currently permits adequate profitability and whether competitive forces will become stronger or weaker. Next point, impact of driving forces, whether industry profitability will be favorably or unfavorably affected by the prevailing driving forces. impact क्या होगा, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी या इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा जो इंडस्ट्री के ड्राइविंग फैक्टर्स यानी कोर फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर। नंबर डी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो बिजनेस हमारा है आज के समय में करंटली हमारी क्या पोजीशन है मार्केट में, और फ्यूचर में हम क्या पोजीशन कार्व आउट करना चाहते हैं। The competitive position of an organization in the industry and whether its position is likely to grow stronger or weaker. Being a well-entrenched leader or strongly positioned contender in an otherwise lackluster industry can still produce good profitability. However, having to fight an uphill battle against much stronger rivals can make an otherwise attractive industry unattractive. यानी आपकी इंडस्ट्री में कोई पावरफुल प्लेयर एग्जिस्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको बैटल करनी है, उसके कस्टमर्स आपको खुद की कंपनी में लेके आने हैं, खुद के प्रोडक्ट या सर्विसेज पे शिफ्ट करना है, तो ऐसी बैटल को कहा जाता है अपहिल बैटल। और ये अपहिल बैटल अगर आपको करनी है तो आपको अपने एडवर्टाइजिंग बजट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर्स के पास पहुंचने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका एक अपहिल बैटल होगा जहां पर आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। देन कैपिटलाइजिंग ऑन राइवल वल्नरेबिलिटी, मार्केट में अगर कोई प्लेयर एग्जिस्ट करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही रहे, वो कभी कभी वीक पोजीशंस पे भी आ सकता है। तो उसकी जो वल्नरेबिलिटीज है, उसकी अपने कॉम्पिटिटर की जो वीकनेसेस है, उनको कैपिटलाइज करो, यानी उसका बिजनेस हमारे बिजनेस में शिफ्ट कराओ, या तो मर्ज कराओ, डाइवर्सिफाई कराओ, या उसके कस्टमर्स को हमारे यहाँ पे लेके आओ, या उसके यहाँ पे जो टैलेंट है उसको अपने कंपनी में हायर करो, कुछ भी करो, उसकी जो वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करो इन आर बिजनेसेस फेवर। The potential to capitalize on the vulnerabilities of weaker rivals, perhaps converting an unattractive industry situation into a potentially rewarding company opportunity. Next point is ability to counter industry unattractiveness. हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, लेकिन खुद की ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाओ, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐसा बनाओ कि आप ओवरऑल इंडस्ट्री का जो अनअट्रैक्टिवनेस है उसे काउंटर करके उस इंडस्ट्री में आप सही तरीके से प्रॉफिट कमा पाओ, enough profit कमा पाओ। Whether the company is able to defend against or counteract the factors that make the industry unattractive. Risk and uncertainty. The degrees of risk and uncertainty in the industry's future. Severity of the industry problems. The severity of problems confronting the industry as a whole, contribution to success in other industries. Whether continued participation in the industry adds
importantly to the firm's ability to be successful in other industries in which it may have businesses। यानी क्या होता है बेसिकली सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अभी ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है उनकी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कोर फील्ड में तो होता ही है, कोर फील्ड के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री फील्ड्स होती है, कनेक्टेड फील्ड्स होती है, वहां पर भी उनका नो हाउ, पैटर्न, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूटिलाइज होती है। तो इसे कहा जाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे अभी टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का जो गुडविल है, जो मार्केट में पोजीशन है, वो ऑटोमेटिकली उसके सप्लीमेंट्री बिजनेसेस में यूटिलाइज होती है। नंबर 3, general proposition of attractiveness। As a general proposition, if an industry's overall profit prospects are above average, the industry can be considered attractive. If its profit prospects are below average, it is unattractive। अब यहाँ पर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन हमें बता दी है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब मानी जाएगी और इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव कब मानी जाएगी। देन however, it is a mistake to think of industries as being attractive or unattractive to all firms in the industry and all potential entrants। Attractiveness is relative भाई साहब, industry to industry, company to company depend करेगा, not absolute। Industry environments unattractive to weak competitors may be attractive to strong competitors। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस टू इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिवनेस। तो बेसिकली जहां पर भी प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम हैं वहां पर हम ये दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज को स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। व्हेन इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव, जब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो तब हमें क्या करना चाहिए। एन असेसमेंट दैट द इंडस्ट्री इज फंडामेंटली अट्रैक्टिव टिपिकली सजेस्ट दैट current industry participants employ strategies calculated to strengthen their long-term competitive position in the business, expanding sales efforts and investing in additional facilities and equipment as needed। Number B, when industry is unattractive, if the industry and competitive situation is judged relatively unattractive, more successful industry participants may choose to invest cautiously, look for ways to protect their long-term competitiveness and profitability, and perhaps acquire smaller firms if the price is right। Over the longer term, strong companies may consider diversification into more attractive businesses। Weak companies in unattractive industry may consider merging with a rival to bolster market share and profitability, or alternatively begin looking outside the industry for attractive diversification opportunities। तो बेसिकली देखो, इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस एंड अनअट्रैक्टिवनेस ये दो प्रकार की कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती है। तो अगर कंडीशन अट्रैक्टिव है तो किस तरीके का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हमें देना है, और अगर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है तो इस नेचर का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हमें ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सपीरियंस कर्व। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सपीरियंस कर्व अकीन टू लर्निंग कर्व विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन्ड बाय वर्कर्स थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अब देखो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आपने अपना प्रैक्टिस का एरिया सिलेक्ट कर लिया कि भाई साहब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे, आप इनकम टैक्स कंसल्टेंसी में काम करोगे, दो एरियाज आपने देख लिया। स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी आपने डिसाइड कर लिया कि आप केवल और केवल रिकॉग्नाइज जो शेड्यूल्ड बैंक्स होती है उनका शेड्यूल बैंक्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट आप करोगे, प्लस इनकम टैक्स की ओवरऑल कंसल्टेंसी आप दोगे, यानी इनकम टैक्स में जितना भी कंसल्टेंसी का काम रहेगा, कंप्लायंस का काम रहेगा, वो करोगे। तो दो वर्टिकल्स आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में फाइनलाइज कर लिए। अब जैसे जैसे ईयर 1 आएगा, ईयर 2 आएगा, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलते जाएगी। तो पहले साल में क्या होगा, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरे साल में क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, तीसरे साल में क्यूमुलेटिव, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आपके पास 10 सालों का एक्सपीरियंस जमा हो जाएगा, बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। तो वही बात यहां पर बोली गई है, एफिशिएंसी इंक्रीज गेन्ड बाय वर्कर्स थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। तो 10 साल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी क्या मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी गेन इंक्रीज होगी, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हर साल आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो और हर साल आप इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी एंड कंप्लायंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे,
ईयर दर ईयर आप सेम प्रैक्टिस करते हो तो आप एक समय ऐसा आएगा कि इनकम टैक्स में आप एक एक्सपर्ट कहलाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप एक एक्सपर्ट कहलाओगे। तो ये एक्सपीरियंस कर्व का बेसिक एग्जांपल मैंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस का बताया। सिमिलरली डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, लॉयर्स का प्रोफेशन हो गया, उसके बाद में आपके स्पोर्ट्स या एथलीट्स का प्रोफेशन हो गया। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते रहते उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है, उनका फिटनेस इंप्रूव होता है। सिमिलरली जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड करता है और ईयर ऑन ईयर मार्केट में उन प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करता है। फिर वो मार्केट का एनालिसिस करता है, मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में चेंजेस करते रहता है, दैट मीन्स इवॉल्व होते रहता है। तो क्या होगा, साल दर साल जब हम रिपीटेटिव काम करते हैं तब हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है। इस फिनोमेनन को कहा गया है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेनन दैट unit cost declines as a firm accumulates experience in the terms of cumulative volume of production। अब यहां पर प्रोडक्शन के बारे में कहा गया, जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक सर्टन टाइम के बाद उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बनाते हो कम से कम कॉस्ट में, इसे कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट कम होते जाएगी। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लर्निंग बढ़ता चले जाएगा। इसे कहा जाता है एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट। इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, द इंप्लीकेशन इज दैट larger firms in an industry would tend to have lower unit cost as compared to those for smaller companies, thereby gaining competitive cost advantage। तो जो बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है, ज्यादा असेट्स को इन्वेस्ट कर पाती है, ज्यादा रिसोर्सेस को इन्वेस्ट कर पाती है इन एसेट क्रिएशन, यानी वो फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कैपेसिटी बना सकती है, और इस वजह से क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और धीरे धीरे उनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होते जाती है। और जैसे जैसे यूनिट कॉस्ट कम होगी वैसे वैसे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज इंडस्ट्री में बढ़ते जाएगा। और ये जो बेनिफिट है ये जनरली देखा गया है कि लार्जर फर्म्स को मिलता है। जो स्मॉल या मीडियम फर्म्स होती है उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं और वो इस कॉस्ट एडवांटेज को जनरेट करने में इन जनरल सक्सेसफुल नहीं होते। सोर्सेस ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस कहां से हासिल होगा उसे कहा जाता है सोर्सेस ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन। ये जो लिस्ट है ये कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये आपको बताया गया है कि भाई साहब इन सेगमेंट्स में से एक्सपीरियंस कर्व जनरेट होता है। फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व हैज फॉलोइंग फीचर्स। 3 मेन फीचर्स होते हैं एक्सपीरियंस कर्व के। पहला, ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। देन दूसरा फीचर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बैरियर टू एंट्री। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिशन, एक्सपीरियंस इज की बैरियर टू एंट्री। अभी आप एकदम बेसिक एग्जांपल में आपको देता हूं बैरियर टू एंट्री वाला। आप अगर सोचोगे कि कल चल के भाई साहब मुझे सोनार बनना है, यानी सोनार मतलब क्या, सोने का धंधा करना है, जो ये ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं ना, लेकिन आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इसका मतलब क्या, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए ज्वेलरी बिजनेस एकदम नया है, तो आपको उसके प्रॉफिट कैसे कमाना है वो नहीं पता होगा, आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि उसमें कहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, चोरी होने का चांसेस होता है, किस तरीके से नकली सोना या फिर मिक्सिंग वाला सोना भी मिलता है मार्केट में। तो ये सारे पिट्स एंड पिटफॉल्स होते हैं। तो भाई साहब क्या हो गया, आप विदाउट एक्सपीरियंस किसी बिजनेस में जाओगे तो चांसेस है आपको लॉस होगा। तो बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस है ना, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास उस इंडस्ट्री में काम करने का या उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सबसे बड़ा बैरियर माना जाता है मार्केट में एंट्री का। आप मार्केट में एंट्री करने के बाद भी सीख सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा और मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने में डिले होते चले जाएगा। लेकिन अगर आप सर्टन एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो आपको पता है कि मार्केट, यानी छोटा बिजनेस, पहले तो भाई बिजनेस शुरू करो, है ना,
मार्केट में हम आते क्यों है? पहले दिन से चाहे हमारा लॉस हो, लेकिन हमारा सेल का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जो प्रोडक्ट या सर्विस हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो कस्टमर तक कैसे भी करके पहुंचाओ, चाहे हमें लॉस हो जाए या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन रहे। प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, हमें थोड़ा लॉस सस्टेन भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में पहुंचना चाहिए, कस्टमर को उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आना चाहिए, ताकि फिर वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और नए कस्टमर्स उसको एक्सपीरियंस करने के लिए परचेस करेंगे। प्लस अब हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो रिपीट बिजनेस हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये दो प्रकार की साइकिल होती है बिजनेस में। तो अगर एक्सपीरियंस है तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं और बैरियर टू एंट्री को आसानी से पार कर सकते हैं। Experience may provide an advantage over the competition. Experience is a key barrier to entry. Stronger experience effect in large organization. Large and successful organization possess stronger experience effect. अब यहाँ पर देखो, जो टाटा मोटर्स का बिजनेस था, वो टाटा मोटर्स का बिजनेस पहले उतना सक्सेसफुल नहीं था। टाटा इंडिका थी, टाटा सुमो थी, टाटा सफारी थी, और भी बहुत अलग अलग प्रकार की टाटा की व्हीकल्स थी। लेकिन टाटा को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था भाई साहब, वो जो नेक्स्ट जनरेशन इंप्रूवमेंट थी वो उनको मिल नहीं रही थी। वो कहाँ पे मिला उन्हें? स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट कहाँ पे मिला टाटा को? जब से टाटा ने लैंड रोवर एंड रेंज रोवर को एक्वायर किया है, उस कंपनी का एक्वायर किया है, उसके बाद आप देखना टाटा मोटर्स का जो भी व्हीकल्स का पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो उनको रेंज रोवर एंड लैंड रोवर के पास जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी नो हाउ था, जो भी पेटेंट्स थे, उनका एक्सेस मिला, उनके डिज़ाइन टीम का एक्सेस मिला, उनके इंजीनियर्स का एक्सेस मिला, उनके रिसोर्सेस, उनके टेक्निकल टैलेंट, सब चीज़ों का एक्सेस मिला। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि टाटा की जो भी व्हीकल से उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो आपकी किताब में नहीं दिया, लेकिन रियल लाइफ में मैं आपको बता देता हूँ। Then diagrammatic representation of experience curve. Depiction of experience curve. A typical experience curve may be depicted as follows. दो प्रकार के एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको मिलेगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन यूनिट्स एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो ये क्या कहते हैं? जब आपके पास एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, समय के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट। As business grows, it understands the complexities and benefits from its experiences. Relevance in strategic management. अब एक्सपीरियंस कर्व ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या रिलेवेंस है वो देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इज रिलेवेंट फॉर अ नंबर ऑफ एरियाज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, एक्सपीरियंस कर्व इज कंसिडर्ड अ बैरियर फॉर न्यू फर्म्स कंटेम्पलेटिंग एंट्री इन एन इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू बिल्ड मार्केट शेयर एंड डिस्करेजिंग कॉम्पिटिशन। तो भाई साहब, experience curve relevant for number of areas in strategic management. For example, experience curve is considered for barrier for new firms contemplating entry in an industry. It is also used to build market share and discourage competition. तीन जगह पे इसका implication है। बैरियर टू एंट्री क्रिएट करो, मार्केट शेयर को बढ़ाओ, और कंपटीशन को डिस्करेज करो। Example, Indian automobile industry. In the contemporary Indian automobile industry, the experience curve phenomenon seems to be working in Maruti Suzuki. The likely strategic choice for competitors can be a market niche approach or segmentation based on demography or geography. ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट डिटेल एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है फॉर एक्सपीरियंस कर्व। यहां पर हमारा एक्सपीरियंस कर्व का रिवीजन और डिस्कशन होता है समाप्त। इसमें हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन, इंप्लीकेशन, सोर्सेस ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, डिपिक्शन, रिलेवेंस एंड एग्जाम्पल। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू क्रिएशन। भाई साहब, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक चीज नई सिखाएगा। वो चीज क्या होती है? देखो, जनरली प्रोडक्ट या सर्विसेज जो होती है उसमें क्या होती है? प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, प्लस उसमें हम प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करते हैं, और ये हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। ये जो सेलिंग प्राइस है,
ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है जो भी सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट है वो, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू क्रिएशन आपको एक और नया पर्सपेक्टिव देता है। वो नया पर्सपेक्टिव क्या है? ये आपकी कॉस्ट है। वो नया पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि भाई साहब ये आपकी कॉस्ट है, ये प्लस आपका प्रॉफिट एलिमेंट है, प्लस एक छोटी सी स्पेस और होती है जिसमें आता है विलिंगनेस टू पे, यानी जो कस्टमर होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको कुछ पैसे देने में विलिंग होता है, और फिर ये तीन कंपोनेंट्स मिलके आपका सेलिंग प्राइस बन सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। कस्टमर आपने जो प्राइस डिसाइड की है उससे ज्यादा पे करने को तैयार है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उसका वैल्यू क्रिएट किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है ना, जो कस्टमर विलिंग टू पे है, उसे कहा जाता है वैल्यू क्रिएशन। तो ये यूनिक पॉइंट हमें यहां पर सीखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। वैल्यू क्रिएशन. Introduction to value creation. The concept of value creation was introduced primarily for providing products and services to the customers with more worth. यानी जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं ना, उनके लिए वो सेम पर्स होगा, लेकिन अगर उसमें गुची या लुई विटॉन का अगर लोगो लग गया तो उसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। Value is measured by a product's features, quality, availability, durability, performance and by its services फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। यहाँ पर सुपर कार्स का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, फरारी, लैम्बोर्गिनी, और कोई होगी आपकी बुगाटी या फिर मर्सिडीज, जो भी सुपर कार्स बनाती है वो, ठीक है, जो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसी कंपनीज। तो अगर आप कस्टमर को कोई यूनिक, हाईली डिफरेंशिएटेड वैल्यू देते हो तो कस्टमर आपको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज एन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस. Further, the concept took more space in the business and organizations started discussing about value creation for stakeholders. अब stakeholders में सब लोग आ गए, कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, यानी जो भी जिन भी लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट है आपके, उन्हें कहा जाता है स्टेक होल्डर्स. देखो, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पहले एकदम बेसिक में समझाई थी, वही यहाँ पर आपको वैल्यू क्रिएशन की डायग्राम दी गई है. क्या बोला गया है यहाँ पर? ये आपका जीरो है, जीरो से लेकर यहाँ तक आप प्रोडक्शन करते हो, खर्चा करते हो, उसे कहा जाता है फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन. यानी जीरो से लेकर यहाँ तक जो सेगमेंट है, ये फर्म की कॉस्ट है. फिर फर्म क्या ऐड करेगा? फर्म अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा. तो ये कॉस्ट वाला पोर्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन वाला पोर्शन, ये मिलके आपकी सेलिंग प्राइस बनती है. लेकिन कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से, अगर आपका प्रोडक्ट हाईली डिफरेंशिएटेड है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, तो कस्टमर ये जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन होता है, इसके अलावा भी आपको सर्टन अमाउंट देने को तैयार हो जाता है. इस पोर्शन को कहा जाता है वैल्यू टू कस्टमर, यानी कस्टमर का सरप्लस. तो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होती है. यानी ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कमा ही सकते हो, लेकिन अगर आप उन प्रोडक्ट्स को बेचते हो जो हाईली डिफरेंशिएटेड है, हाईली यूनिक है, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड सप्लाई में है, तो फिर आप ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हो. ठीक है, और इस कंप्लीट रेंज को कहा जाता है प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड, और इस कंप्लीट फिनोमिनन को कहा जाता है वैल्यू क्रिएशन. यानी जो रेगुलर प्रॉफिट है उसके ऊपर अगर आप कुछ कमा सकते हो, उसे कहा जाता है वैल्यू क्रिएशन. Meaning of value creation. Thus, we can say that the value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods, that is, goods, services, business processes, or even the whole business system. Many businesses now focus on value creation both in the context of creating better value for customers, purchasing its products and services, as well as for stakeholders in the business who want to see their investment in the business appreciate in the value. Ultimately, this concept gives business
a competitive advantage in industry and helps them earn above average returns। यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाने की कैपेसिटी रख सकते हो अगर आप इस फिनोमिनन को अनलॉक कर पाए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। At the most basic level, how profitable a company becomes depends on three factors. Number one, value. The value customers place on the company's products, the price that a company charges for its products, and the cost of creating those products. तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी ये डिपेंड करता है। Customer value and utility. The customers place the value customers place on a product reflects the utility they get from a product, the happiness or satisfaction gained from consuming or owning the product. Utility must be distinguished from price. Utility is something that customers get from a product. It is a function of the attributes of the product such as performance, design, quality, point of sale and after sale service. ये सारे की पैरामीटर्स आपके फिर प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर आपको अबव एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। देन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Companies are ultimately aiming to achieve sustainable competitive advantage which enables them to succeed in the long run. Michael Porter argues that a company can generate competitive advantage in two different ways. पहला differentiation advantage, दूसरा cost advantage। दो प्रकार से आप competitive advantage create कर सकते हो। Differentiation advantage. According to Porter's, differentiation means the capability to provide customers superior and special value in the form of product special features and quality or in the form of after sales customer service. As a result of differentiation, a company can demand higher price for its product or services. Cost advantage में क्या हो सकता है? A company will earn higher profits due to differentiation in case of the expenses stay comparable to the cost of the competitors. Then, conclusion. The above mentioned differentiation and cost advantage will affect a company's ability to achieve competitive advantage, but there are many different organizational functions that will influence whether a company can achieve cost advantage or differentiation advantage. Value chain and competitive advantage. Michael Porter used the concept of value chain to explore closer different functions of the organizations and mutual interactions among those functions. Value chain analysis provides an excellent tool to examine the origin of competitive advantage. It divides the organization into two different strategically important group of activities, namely primary activities and supporting activities, जो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा है। Supporting activities which can help to comprehend the potential sources for differentiation and to understand an organization's cost behavior. Essence of value creation. अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसका फाइनल इसेंस क्या है? It is basically the value consumer wants to pay over and above the price that the business wants to charge from the customer. आप मार्केट में पहुंचे अपने प्रोडक्ट को लेके, आपकी कॉस्ट इतनी है प्लस आपने अपनी प्रॉफिट इतना माना है, ठीक है, तो आप कस्टमर को इस रेंज में चार्ज करना चाहते हो। लेकिन जब आपने मार्केट सर्वे किया तो आपको पता चला कि आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूनिक मानते हैं, हाईली वैल्यूड मानते हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड मानते हैं और वो फर्दर एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है। तो आपको ये पता चला कि यार मैं तो अंडर प्राइसिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्राइस को बढ़ा के अबव एवरेज प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकता हूँ। This excess amount is called value creation. नॉर्मल प्रॉफिट आप कमाते हो तो उसको वैल्यू क्रिएशन नहीं माना जाएगा फॉर दिस कॉन्सेप्ट पर्पसेस, ठीक है, वेयर इन द कंज्यूमर्स वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज मोर देन इट एक्चुअली कॉस्ट देम। तो इस तरीके से मित्रों हमारा टॉपिक नंबर 2.5 जो है उसका कंप्लीट रिवीजन होता है समाप्त। आई होप कि आपको ये रिवीजन वीडियोस वैल्यूएबल लग रहे हैं, आपके यूटिलिटी फुलफिल हो रही है और आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज करने में मदद मिल रही है। अब अगले वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक नंबर 2.6। टॉपिक नंबर 2.6 आपका होगा मार्केट एंड
कस्टमर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।